ओके, चलिए शुरू करते हैं ना बाबू। शायद मेरे को याद है कि क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, और मैं ये भी आपको बताया था कि 8, 9, 10, 11, 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 तक के सारे क्वेश्चन आसान थे। लेकिन एक लड़का मेरे से बोला कि सर एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख लेते तो बड़ी बेहतर होता। हालांकि मैं थोड़ा ध्यान से नहीं देखा उसको। दैट सिग्नम फंक्शन बेहतर क्वेश्चन है यार। जो क्वेश्चन नंबर 8 है बहुत बेहतर क्वेश्चन, जो ऐसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, ये तब परिभाषित है ना कि इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। कई बातें सिखाएगा ये क्वेश्चन, बहुत बेहतर लेवल का क्वेश्चन है। यही फंक्शन एज एज्यूम 0 हो रहा है कब ना, इफ यदि एक्स की जो वैल्यू है ना वो 0 के बराबर है। इस क्वेश्चन को ना दो विधियों से करेंगे ना, एक बार इसे ग्राफ से देखेंगे, एक बार ना वैसे अपनी जो टेक्निक है ना उससे देखेंगे। चलिए थोड़े से ना, इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी बताऊं ना, पहले मैं बता देता हूं कि थोड़ी ग्राफ की क्या ना क्या क्या इंपॉर्टेंस है। मैं पहले दिन से डेली एक बातें बोल रहा हूं कि जब कभी भी आप कैलकुलस को पढ़ो ना तो ग्राफ को विशेष फोकस करके पढ़ो, क्योंकि जो ग्राफ होती है ना कहीं कैलकुलस को सॉल्व करने में अहम रोल प्ले करती है सबसे ज्यादा ना। ये बैकबोन समझो इसे, कैलकुलस की बैकबोन है ग्राफ। अगर आपको बढ़िया से ग्राफ आते हैं तो कहीं ना कहीं आप औरों से बेहतर टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसके ग्राफ हम सॉल्व करेंगे। आइए जरा ये वाली जो बात लिखा है ना, अभी तक मेरे को आदत थी कि इज ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, इज लेस देन, इज इक्वल टू वगैरह देखने की। लेकिन अब यहाँ एक चीज मेंशन करा है कि जो x की वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है ना कि x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो तब ना बाबू यहाँ से दो बातें बनती है। मैंने कहा कि जो x की वैल्यू 5 के बराबर नहीं है, इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि x की वैल्यू जब 5 के बराबर नहीं है ना तो तब दो बातें कंफर्म है कि या तो वैल्यू जो x की है ना वो 5 से बड़ी है और नहीं तो 5 से छोटी है। तब 5 से बड़ी है 5 से छोटी है, अगर 5 से बड़ी भी होती ना तो मेरे को समझ में आता है कि अच्छा 5 से बड़ी है, तो 5 से बड़ी है तो मेरे को RHL कैलकुलेट करना चाहिए। अब 5 से छोटी है तो 5 की ओर अग्रसर होगी, अब मैं उसे क्या कैलकुलेट करूंगा? LHL। तो अगर कभी इसे उस विधि से सॉल्व करना हुआ ना विदाउट ग्राफ का, जो अपनी टेक्निक है जो LHL RHL वगैरह लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि ये वाला जो चीज है ना यहाँ पे जो फंक्शन की वेन है, इस फंक्शन को आपको LHL भी काउंट करने हैं और RHL भी कैलकुलेट करने हैं, दोनों चीज कैलकुलेट करनी है। आइए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ देखेंगे। अच्छा, इससे ग्राफ देखने से पहले ना जरा ये जो चीज मेंटेन करा ना इसके बारे में थोड़ा सा मैं मेंटेन कर रहा हूँ ना कि क्या लिखना चाहे। ये थोड़ा इसको और डिस्क्राइब हम करेंगे। ये वाला ऐसे नोट करा है ना बाबू कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप मेरे को बताओ कि अगर एक्स से बड़ी वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आंसर देने वाला है? चलिए एक्स से बड़ी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 0 से, 0 बोलना चाहिए था मेरे को, कि जो एक्स की वैल्यू है 0 से बड़ी पुट करना है मेरे को। तो जब 0 से बड़ा यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा? अगर यहाँ 2 रखेंगे तो नीचे भी 2 रखना है। तो जब यहाँ 2 पुट करेंगे तो नीचे भी 2 होगा, मॉडुलस फंक्शन से बाहर निकल के आएगा, कुल मिलके 2/2 आंसर आएगा 1। अच्छा, आप कुछ भी रख के देखो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर सेम उठा के रखेंगे ना तो एक ही वैल्यू आएंगी। कुछ समझ में आया कि 0 से बड़ी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे इस फंक्शन में तो वैल्यू आना चाहिए 1। ये फंक्शन एज ऐसे डिफाइंड है कि कोई भी सिग्नम फंक्शन होता है, सिग्नम फंक्शन इसका नाम होता है। अब मेरे को इसकी हिंदी नहीं पता है, तो ये सिग्नम फंक्शन के नाम से फेमस है फंक्शन कि मॉड एक्स अपॉन एक्स। ग्राफ से समझाएंगे भी जस्ट इसको, लेकिन कहा लिखा है, लिखा है कि वैल्यू 1 आएगी कब? इफ जो x है ना इज ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, यही वैल्यू ना माइनस में 1 आएगी, माइनस में भी 1 आएगी कब? जब x की वैल्यू, अब ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं। चलिए हम 0 से छोटी वैल्यू पुट कर रहे हैं, 0 से छोटी, तो 0 से छोटी मान लीजिए मैं -1 पुट करना चाहता हूं। तो जब आप यहाँ -1 पुट करेंगे तो मॉड -1 बाहर निकलेगा +1, अब वही नीचे होगा -1, तो +1 अपॉन -1। x की वैल्यू मेरे को -1 पुट करना था, बातें समझ पा रहे हैं मेरी? x की वैल्यू जब यहाँ -1 पुट करेंगे तो हो जाएगा बाहर निकल के +1, अब बटे में ये वाला -1, आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर निकल के आएगा 1 अपॉन -1 यानी कि -1। अच्छा, आप कुछ और भी पुटअप करो। चलो मैं 5 पुटअप करना चाहता हूँ, लेकिन 0 से छोटा पुट करना है तो मैं -5 पुट करूंगा। तो जब यहाँ -5 पुट करेंगे तो -5 बाहर निकलेगा +5, अब बटे में -5 कट के कितना होगा? -1। यानी कुल मिलके ना जब ये 0 से छोटी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आंसर आएगा -1। तो कुल मिलके जरा इसको ऐसे में लिखता हूं कि पहले ये बातें तो नोट करा ही करा है वो,
कि कब जीरो हो रहा है, तो जीरो तब हो रहा है जब x की वैल्यू स्वयं जीरो है। ये वैल्यू अंदर अपनी ना -1 देने वाली है, कब, जब इफ है ना, इफ जो x की वैल्यू है वो लेस देन जीरो है। अगर इतनी बातें समझ गए ना तो ग्राफ बड़ी आसान तरीकों से समझ में आएगा। चलो फटाफट में इसकी ग्राफ खींचते हैं हम। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ अगर खींच देते हैं ना तो आप इन सारी चीजों से बच जाएंगे कि इसका एलएचएल कैसे निकालते हैं, इसका आरएचएल कैसे निकालते हैं, इसका एफ ऑफ ए कैसे निकालते हैं। इन सारी चीजों से गला कहीं ना कहीं छूट जाएगा। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो ग्राफ होती हैं बहुत अच्छे रोल प्ले करती हैं कैलकुलस को सॉल्व करने में। जहां सभी लोग इसके लिए भी चक्कर में पड़ेंगे ना कि ये मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है, वैसे आप ग्राफ खूब बढ़िया से ट्रेस करके फटाफट बता देंगे कि जो ये फंक्शन है मतलब कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। एक बार देखेंगे इसका ग्राफ। आप मेरे को बताओ, एक्स की वैल्यू जैसे ही आप ना बड़ी लेते हैं, किससे, जीरो से, हमेशा ये 1 आंसर आने वाला है। सपोज दैट कि एफ ऑफ एक्स को हम y लिखते हैं यार, तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू आप जीरो से बड़ा लेंगे। मान x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो हमेशा एफ ऑफ एक्स गुने तो y का मान 1 है, यानी कि y बराबर क्या है, 1 है। तो इसका ग्राफ ऐसे होना चाहिए ना कि जब ये ऐसे है, ये वाला कि x x डैश y y डैश 1 2 3, यहां होता है प्लस में 1, ऐसे थोड़ा ऊपर लिखता हूं। चलिए देखते हैं, x की वैल्यू आप जीरो से बड़ा कुछ भी पुट करो, आंसर हमेशा 1 आएगा। मतलब कि जीरो पे तो जीरो आ रहा है, तो जीरो पे जीरो आ रहा है का मतलब कि x से थोड़ा सा मतलब जो जीरो से बड़ा मान लेना है x का, तो आप जीरो से बड़ा मतलब कि 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लो, अब वैल्यू y बराबर हमेशा 1 आएगी। तो y बराबर 1 का ग्राफ क्या होता है, एक ऐसी सरल रेखा ड्रा करना जो एक अक्ष के पैरेलल हो। अब y अक्ष को कहां कट करे, तो y अक्ष को कट करे 1, क्योंकि x बराबर 1, सॉरी y बराबर 1 क्यों मेरे को ग्राफ चाहिए था। तो इसका मतलब कि जीरो आंसर में शामिल नहीं है, तो जीरो नॉट लगाएंगे ऐसे। एक ऐसी सरल रेखा ड्रा करेंगे जो हमेशा ये वाली दूरी एक एज्यूम करेगी ना, एक रहेगी हमेशा, ये एक अक्ष से दूरी हमेशा एक रहेगी। x की वैल्यू क्या लेंगे, तो x की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी 1 2 सॉरी 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी भी संख्या के लिए हमेशा ग्राफ इधर को ऐसे पैरेलल जाएगा। और कहां तक जाएगा, तो इनफिनिटी की तरफ जाएगा। आप 1 मिनट के लिए इसको और देखना और क्लियरिटी आ जाएगी कि हमेशा -1 आ रहा है कब, जब x की वैल्यू आप जीरो से छोटा कुछ भी पुट कर रहे हैं। तो जीरो से छोटा x की वैल्यू किधर को होती है, ये इधर को होती है, और जब इधर को होती है तो -1 आना चाहिए। तो -1 कहाँ है, नीचे है, लेकिन यहाँ वाला जो चीज है ना वो आंसर में शामिल नहीं है, क्योंकि जीरो पे जीरो आंसर दे रहा है। तो मतलब सीधा सीधा साफ है कि यहाँ से एक ऐसी ग्राफ ड्रा करेंगे जो पैरेलल होगी, इधर को जाएगी। हमेशा ये गैप कितने का रहेगा, 1 का। हमेशा ये डिस्टेंस कितने का रहेगा, -1 का हमेशा रहेगा। यानी y बराबर -1 है इधर को, कब, जब x की वैल्यू आप जीरो से छोटा कुछ भी पुट कर रहे हैं तब। बातें मेरी पकड़ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को देख के मेरे को बताओ कि ग्राफ ये ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और कहां पे ब्रेक कर रहा है, तो जीरो पे, जहां x की वैल्यू जीरो है ना वहां ग्राफ की वैल्यू है ना वहां टूट रही है। तो आप इसको ग्राफ से क्या बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है ना ये पूरा का पूरा ये कहीं ना कहीं जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है। तो ये लिख सकते हैं आप कि अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि फलन x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। उम्मीद कर रहा हूं ना अच्छे से आया होगा आपको, है ना। तो एक बार खूब बढ़िया से इसको नोट करिए, फिर हम इसे उस विधि से भी बताएंगे, एलएचएल आरएचएल वगैरह से जो चीजें होती हैं उससे भी बताएंगे। चलिए नोट करिए इसको। चलिए देखते हैं एक बार इसको, ना वही विधि लगाएंगे अपनी लिमिटिंग रूल। तो इसको पूरी अच्छी तरह से मैं इरेज कर रहा हूँ। ग्राफ का इस बार कोई फंडामेंटल अपना नहीं रहेगा, लेकिन इतना स्पष्ट हो गया कि अगर ग्राफ आपको अच्छी तरह से ट्रेस करने आ रहे होंगे ना, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे पहले भी, अभी भी करेंगे, सीख लिए हो तो। चलिए क्या करना चाहिए था मेरे को ना, मैंने यहाँ पे कभी जस्ट एक जो चीजें होती है ना मैं समझाया आपको कि क्या है ना कि दरअसल जो x की वैल्यू है 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब साफ साफ है ना कि x की वैल्यू जब 0 के बराबर नहीं है तो या तो 0 से बड़ी अन्यथा 0 से छोटी है। तो 0 से बड़ी होगी तो RHL, 0 से छोटी होगी LHL। तो मेरे को इस पूरे गिवन फंक्शन का ना LHL RHL दोनों कैलकुलेट करना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे RHL। RHL लिखने का तो तरीका पता ही है, कहा लिखते हैं ऐसे, तो लिखते हैं कि लिमिट किस पे चेक करना है, 0 पे। तो x टेंड्स टू 0, अब पॉजिटिव कौन सा फंक्शन यहाँ रखेंगे अपना, तो मॉड x बटे में x। ऐसी बात को अगले स्टेप में कैसे लिखते हैं कि लिखा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और फलन में जहां जहां x वहां वहां a प्लस h। तो फलन में यहाँ x है तो यहाँ रखेंगे a प्लस h। a प्लस h रखने का मतलब मेरा सीधा सीधा साफ है कि यहाँ रखेंगे ना a बोले तो 0 और प्लस में h। तो 0 प्लस h मॉड में खाली प्लस h, बाहर क्या निकलेगा मॉड से, चलो लिख देता हूं, ऐसे लिखा है। अब बटे में नीचे x के बदले 0 प्लस h है, 0 प्लस h का मतलब h, बाहर क्या निकलेगा मॉड से, खाली h। तो पहले इसको लिखते हैं ना कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और फलन में लिखा है h अपान h, कैंसिल आउट होगा ऐसे, 1 छूटेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फलन में ऐसे ही होना चाहिए कि यहाँ लिखा है 1, तो आंसर कितना आएगा, आंसर अपना आएगा 1। अरे जब उसमें h ही नहीं है तो जो फंक्शन यहाँ गिवन है वही ना लिखा जाता है, तो 1 हो गया ऐसे। अब हम यहाँ LHL कैलकुलेट करेंगे। तो LHL के लिए अपने यही चीज है, यही फंक्शन उठाएंगे, क्योंकि मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ ये क्या लिखना चाहे, बताओ मेरे को। ये लिखना चाहे कि x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो तब खाली दो बातें संभव हो सकती हैं कि या तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है और नहीं तो 0 से छोटी है। तो 0 से छोटी बड़ी दोनों चीजों के लिए यही फलन डिफाइंड है। तो इस फलन का आप दोनों कैलकुलेट करेंगे ना, LHL और RHL। तो जब LHL कैलकुलेट करेंगे तो वही चीज लिखेंगे फिर से कि चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव, फलन में कौन सा, तो मॉड x अपान x। अगले स्टेप में इसी बात को क्या लिखते हैं आप, इसको ऐसे लिखते हैं ना कि ये लिखा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन में जहां जहां x वहां पे a प्लस h रखते हैं, RHL में यहाँ का रखते हैं a माइनस h। तो a बोले तो है 0, अब माइनस में h, अब बट्टे में नीचे 0 माइनस h। तो ये बातें लिखा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, अब फलन में ऊपर हो जाएगा 0 माइनस h, यानी कि बाहर निकलेगा प्लस में h, अब बटे में नीचे माइनस h है। इसका मतलब सीधा सीधा ये लिखा है कि h बटे में माइनस h, कैंसिल आउट हुआ। तो जब कैंसिल आउट हुआ तो सीधा सीधा लिखेंगे -1 यहाँ बन रहा है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे है -1, तो आंसर कितना है -1। यही दोनों चीजें गलत हो गई। अब देखो एक बार ध्यान से कि LHL भी अलग आया है, RHL भी अलग आया है, तो मतलब सीधा सीधा साफ है कि जो गिवन फंक्शन है ना वह x बराबर 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। मेरे को f ऑफ a कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि f ऑफ a का मतलब कि फलन में x बराबर 0 पे 0 आंसर है। तीनों वैल्यू अलग अलग है, एक 0 है, एक 1 है, एक -1 है, अतः फलन x बराबर 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। एक बार इसको अच्छे से नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे लड़के। हम ना क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना आप ही पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि सिग्नम फंक्शन जो मॉड x बटे में x होता है ना उसी का थोड़ा रिवर्स लिखा है। तो आप ऐसे अगर आपको ग्राफ से थोड़ी सी कम फोकस हो रही है तो फिलहाल आप वही लिमिटिंग रूल से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वैसे ही है, 10 आसान ही है, 11 नंबर का क्वेश्चन ठीक है, 12 भी ठीक है, 13 भी ठीक है। क्वेश्चन एक बार 14 देखना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि मैं ये सारे क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके लायक हैं इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन बड़ी आसान है इसलिए मैं छोड़ दिया इसको। क्वेश्चन नंबर एक बार 14 देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि क्या इसके बारे में बोलूं, एकदम बेहतर लेवल का क्वेश्चन है यार। जो 14 क्वेश्चन है ना ये कि f ऑफ x इज इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन में गिवन है, पहले चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बेहतर ही है, हालांकि अगर इसको हमें चेक करना हुआ ना तो देखो ना, इसमें एक बार 0 है, 1 है, 1 है, 3 है, 3 है, 10 है। तो जो जो संख्याएं दो दो बार होती है ना उन्हीं पे चेक करना होता है। हालांकि 0 जो है कि वो प्रारंभिक बिंदु है तो इसलिए इसको इग्नोर करते हैं।
आइए 10 अंतिम बिंदु, इसलिए इसको इग्नोर करते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा सा फोकस बार बार करता हूँ ना कि अगर किसी को ग्राफ आती है ना तो इन सारी चीजों से कम उसका गला छूट जाएगा। एग्जामिनर भी उसको बेस्ट वे से ही दिखता है, उस सबको आती है LHL RHL एफ ऑफ ए कैलकुलेट करना, लेकिन अगर ये ग्राफ वाली चीजें आ गई आपको तो आप उनसे थोड़ी से कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा हो ही जाओगे। तो एक बार ग्राफ को खूब बढ़िया से देखेंगे ना, इसके बारे में क्या बोलना चाह रहा है। चलिए देखते हैं ना कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ग्राफ बनेगा कैसे, है ना। पूरी इस डिफाइंड फंक्शन का ग्राफ कैसे बनना चाहिए, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना कि मेरे को ग्राफ फोकस करनी है। तो ग्राफ हमेशा 2D का फिगर है तो 2D में ही ग्राफ अपना बनेगा। तो ये ऐसा है कुछ x डैश y डैश। ध्यान से देखने का, थोड़ा इसको और बढ़ा देता हूं ना, इसकी आवश्यकता और है। चलिए एक बार इसको पढ़ते हैं ध्यान से, क्या लिखना चाहे कि हमेशा वैल्यू 3 है। कब? जब x की वैल्यू आप 0 के बराबर लें और 0 से बड़ा होते होते 1 तक की संख्याओं को ले, माने 0 से 1 के बीच में अगर संख्या x की मान है या तो 0 के बराबर है, अन्यथा 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, ऐसा कुछ लिखना चाहे कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 के बराबर है, बट 1 से छोटी है लेकिन 1 के बराबर है, तब के लिए फलन में जो मान आना चाहिए ना एफ ऑफ एक्स की, वो 3 आना चाहिए। तो 3 का मतलब है कि y बराबर 3 है। समझ पा रहे कोई? y बराबर 3, ये क्या बोलना चाहे, x बराबर 4, ये क्या बोलना चाहे, x बराबर 5। सीधा सीधा मतलब है ना कि x की वैल्यू ना जब आप 0 होने, यहाँ 0 होना चाहिए ना, तो 0 से 1 के बीच में मान कितना आया है, 3, y बराबर 3। तो y बराबर 3 का मतलब यही तो 3 है। तो हमेशा एक लाइन बनेगी जो कैसे बनेगी, तो ऐसे बनेगी कि 0 और 1 के बीच में x की वैल्यू रखने पर मान 3, तो यानी कि यहां से यहां तक के लिए ग्राफ ही बनेगा। अगर प्रारंभिक और एंडिंग, ये अंतिम और प्रारंभिक बिंदु दोनों क्वेश्चन में शामिल हैं, तो बस यहाँ पे नॉट न लगा के थोड़ा सा डार्क वाला पॉइंट लगाते हैं। लेकिन एक बार इसको पढ़ो कि x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है बट 3 से छोटी है, यहां से स्टार्ट हो रही है लेकिन 1 शामिल नहीं है, और 3 तक जा रही है लेकिन क्वेश्चन में x की वैल्यू में 3 शामिल नहीं है, तो y का कितना मान मिल रहा है, तो y का मान मिल रहा है 4। यानी कि सीधा सीधा यहां से ऊपर की वैल्यू पुट करने पे 4 के पास से आंसर का ग्राफ स्टार्ट होना चाहिए। और कहां तक जाएगा, 3 के पास, तब 3 के सामने ले जाके इसको ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे ऐसे। लेकिन हम यहाँ पे नॉट का साइन लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि आंसर में न तो 1 शामिल है यहाँ पे x की वैल्यू में, और नहीं यहाँ पे ये वाला 3 शामिल है। अगर यहाँ पे ऐसे होता ना, ये ऐसे, तो तब इसको डार्क आप कर देते हैं, लेकिन डार्क नहीं करना है क्योंकि आंसर में ऐसा शामिल नहीं है, ऐसे है। एक बार फिर से इसको पढ़िए, जो x की वैल्यू 3 से बड़ी है बट 10 तक के लिए खाली और खाली y बराबर 5 आएगा, तो इसका मतलब 3 से बड़ी और 10 तक, तो 3 के इक्वल भी है, 10 तक के भी इक्वल है संख्या x की वैल्यू, यानी यहां से लेके यहां तक के लिए जो हमेशा मान एज्यूम हो रहा है ना, यहाँ पे 5 हो रहा है, यानी कि 5 के सामने से ग्राफ स्टार्ट होगा यहां से, और कहां तक जाएगा, 10 तक, ये ऐसे जाएगा, लेकिन दोनों ओर क्या बनेगा, डार्क बनेगा। आप एक बार इसको फिगर को देख के समझो तो मैं क्या बनाना चाहूँ। पूरा अच्छी तरह से इसका एक ग्राफ बन गया है, जो पूरा फंक्शन डिफाइंड है उससे ग्राफ बना है। आइए ग्राफ के बारे में आप क्या सोचते हैं कि ग्राफ ब्रेक नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसको देखने से तो ब्रेक कहाँ कहाँ कर रहा है, तो देखो प्रारंभिक को नहीं देखते हैं ना अंतिम को देखते हैं, हम ये देखते हैं कि बीच में कहाँ कहाँ टूट गया। तो एक बार टूट गया 1 पे, फिर से 1 पे तो टूटा ही टूटा, टूट के ऊपर से स्टार्ट हुआ बनने को, अब फिर यहाँ आके किस पे टूट गया, 3 पे, अब फिर ऊपर से स्टार्ट हो गया बनना। तो यानी कि ग्राफ से स्पष्ट है, यहाँ में लिख देता हूँ ना कि फलन एफ ऑफ एक्स बराबर 1 एंड x बराबर 5 पर डिसकंटिन्यूअस है। सॉरी 5 पे थोड़े ना,
3 है, तो 3 पर डिसकंटिन्यूअस है। एक बार इसको और बढ़िया से रिपीट कर लेना है ना, इस बार एक बार और इसको बढ़िया से देखना, आपको समझ में आएगा मैं इससे फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रा कराना, कैसे ड्रा किया हूँ। चीजें हैं यहाँ पे, थोड़ी सी ध्यान लगाइए आप ना, इस टाइप के हर चीजों को अपने एक अपने मन से भी ऐसे कुछ लगाओ। यहाँ के लिखो 3, 4, 5 या 1, 2, 3 फलन, यहाँ x की वैल्यू कुछ साधारण तरीकों से लिखा करो। आप खुद अपने मन से एक प्रैक्टिस करो कि ऐसा ग्राफ आप बना लेते हो कि नहीं बना लेते हो। ये सारी कहीं ना कहीं ऐसी चीजें है ना कि अगर इनको ग्राफ से करोगे तो देखो कितना जल्दी हो गया है। अब मैं समझा रहा था इसलिए मेरे को इतना टाइम लगा, अगर एक बार आप भी समझ जाओगे तो आपको इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं टाइम नहीं लगने वाला है। तो ग्राफ से हुआ तो बड़ी आसान तरीकों से हो गया, लेकिन जब इसी को आप लिमिटिंग रूल से करोगे ना तो थोड़ी सी फिर वही बातें आगे फंसेंगी कि LHL कैलकुलेट करना है, RHL कैलकुलेट करना है, FA कैलकुलेट करना है। तो अगर हम छोड़ेंगे उसको भी नहीं ना, एक बार उसको भी ड्रा करके देखेंगे कि क्या होने वाला है ना। एक बार इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर आगे देखेंगे। एक बार इसे ग्राफ से तो मैंने देखा है ना, फिर से देखेंगे इसको किस पे देखेंगे, लिमिटिंग रूल से, लिमिट है ना। तो क्या होना चाहिए अपना फंडामेंटल थ्योरी कि देखना एक बार ध्यान से, इसमें 4 संख्याओं को रिलेट कर रहा है ना, ऐसे कि 0 है, 1 है, 3 है, 10 है। लेकिन प्रारंभिक और अंतिम संख्याओं को छोड़ दिया जाए 0 और 10 को, तो एक 1 है, एक 3 है, इन्हीं पे डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी चेक करना होता है ना। ये प्रारंभिक वाले बिंदुओं को थोड़े देखना होता है। अरे ग्राफ कहीं से ना कहीं से स्टार्ट तो बिल्कुल हुआ होगा ना, इसलिए प्रारंभिक और अंतिम को बिल्कुल नहीं देखते हैं। समझ पा रहे मेरी बात? बीच वाली कहीं देखते हैं कि ग्राफ चलना जहां से स्टार्ट किया वहां कहीं बीच में तो जाके नहीं टूट गया। तो यहाँ पे एक जो संदिग्ध पॉइंट है ना वो 1 है, 1, 3 है। तो इन्हीं दोनों संख्याओं पे देखेंगे फलन की डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी। तो चलिए सबसे फर्स्ट आप फलन लिखेंगे कि x बराबर 1 के लिए फलन f ऑफ x की सतत की जांच। ऐसे देखिए, ये मेरे को बहुत लंबा दिखता है, हालांकि थोड़ी सी कहीं ना कहीं इनकी भी जानकारी बहुत आवश्यक है। तो ये नहीं है कि लंबा है तो इसको छोड़ देंगे, ये सारी चीजें पेपर में आपको ऐसे ही करना होता है। लेकिन अगर कहीं ग्राफ बना दिए ना तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनर को इफेक्ट करने का तरीका है आपके पास, आप उससे थोड़ा सा इफेक्टिव आंसर जैसे ही दिए ना तो इम्प्रेस तो बिल्कुल होगा। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए ना एक बार इसे देखेंगे बहुत बढ़िया से कि कैसे 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना होता है, वही वाली चीजें। हालांकि आपको आ रही होगी, मेरे को उम्मीद है ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको आती हैं, लेकिन फिर से मैं एक बार इसे बता देता। चलिए तो लिखते कैसे हैं, LHL। अब फलन में जैसे ही LHL मेरे को लिखना हुआ, मैं लिखा किस पे कि लिमिट x टेंड्स टू 1, ऐसे यहाँ निगेटिव। पहले लिख लो ये सारी बातें, तब इसमें से 1, 2, 3 तीनों फलनों में से यहाँ 5, 6, 7 मेरे को दिख रहा है, चाहे 2, 3, 4 दिख रहा है, चाहे 3, 4, 5 दिख रहा है, उससे मेरे को बिल्कुल मतलब नहीं है। वो तो मेरे लिए ये फलन ही है सभी, समझ पा रहे हैं। बस खाली इधर को मेरे को देखना है कि जो x की वैल्यू है ना वो 1 से छोटी है के लिए कौन सा फलन डिफाइंड है। अब देखो 1 मिनट के लिए यहाँ पे पड़ गई, 0 को छोड़ो, 0 से कोई मेरा मतलब नहीं कि x की वैल्यू 1 से छोटी है और 1 के बराबर है। तो 1 से छोटी है ना आखिरकार, तो जब छोटी है इसका मतलब कि सीधा सीधा इसके सामने वाला फलन ही LHL के लिए वैलिड है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फलन में यहाँ लिखेंगे 3। अगले स्टेप में इस बात को क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0। समझ पा रहे मेरी बात? जहां फलन में x होगा वहां पे ये -s, तो फलन में x है ही नहीं है, तो खाली 3 छोड़ेंगे इसको। बातें समझ पा रहे हैं? इसका मतलब सीधा सीधा बस अब इसमें h की वैल्यू 0 उठा के रखिए, तो उसमें कहीं h भी नहीं है, तो बस आंसर क्या है 3। तो इसी तरह से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जब RHL कैलकुलेट करेंगे आप, चलो कर ही देता हूं, मैं ही कर देता हूं। इसको ऐसे लिखेंगे कि लिखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव का मतलब कि सीधा सीधा x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी है। तो इसमें एक बार इसको पढ़ के देखो कि जो x की वैल्यू है ना, यहाँ जो टर्म नोट कराई कि जो x की वैल्यू है 1 से बड़ी है, का मतलब सीधा सीधा साफ है कि इसके सामने का जो फलन है ना वो डिफाइंड है किसके लिए, RHL के लिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। अगले स्टेप में इसी बात को लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0। अब फलन में जहां x दिखेगा वहां पे a प्लस h, तो a प्लस h रखेंगे कहा, जब x होगा तब ना, तो x तो है ही नहीं है, तो सीधा सीधा बस ये 4 है। अब इसमें h की वैल्यू 0 उठा के रखेंगे तो h तो है ही नहीं है, तो बस इन फाइनली लास्ट में आंसर क्या है 4। तो अब इन्हीं दोनों को देखो और समझो।
मुझे एफ ऑफ ए यानी कि F1 निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। रख के देखो एक बार कि चूंकि एल एच एल इज नॉट इज इक्वल टू आर एच एल, यानी फंक्शन में जो पूरा का पूरा गिवन फंक्शन है उसमें पर्टिकुलर वन पे जो फंक्शन की वैल्यूज आ रही है दोनों अलग अलग आ रही हैं, एल एच एल और आर एच एल। तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए, हम सीधा सीधा ये बोलेंगे कि अतः फलन जो गिवन है वो x बराबर 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि दोनों वैल्यू अलग अलग आई, एक 3 आई और एक 4 आई। तो क्या इस तरह से क्वेश्चन करना है, मतलब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं है, ये आपको आना चाहिए, नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल ये ना आए, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको आए हैं, आने के बाद वो आपकी प्लस पॉइंट है जो ग्राफिक्स से आप सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो चलो मैं इसको आगे अब बताऊंगा, बिल्कुल नहीं, जो 3 है ना इस पे आपको चेक करने की जरूरत है। आप 3 पे चेक करना, देखो x की वैल्यू 3 से छोटी है यानी LHL के लिए 4 और RHL के लिए x की वैल्यू 3 से बड़ी है यहाँ पे, इसका मतलब कि RHL के लिए 5, तो LHL कितना आएगा 4, किस पे, पर्टिकुलर 5 पे, सॉरी 3 पे। तो x बराबर 3 के लिए अगर चेक करेंगे तो LHL 4 RHL 5 दोनों अलग आया, फलन क्या होगा 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस है। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपको आई होंगी, नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन को देखेंगे ना, बढ़िया से इसको नोट करना। अब क्वेश्चन नंबर उम्मीद कर रहा हूं ना कि मैं 14 नंबर का जो क्वेश्चन था इसको बताया, 15 नंबर का ऐसे ही है और 16 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि ए और बी के उन मानों को ही ज्ञात करना है जिसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ क्वेश्चन गिवन है, फलन गिवन है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पे कंटिन्यूअस है। उसने ये नहीं बोला है कि कंटिन्यूटी चेक करनी है 3 पे, पहले से ही बोला है कि x बराबर 3 पे फलन कंटिन्यूअस है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए एंड बी। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को हम बढ़िया से नोट कर रहे हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में भी। चलिए देखते हैं इसको ना, क्वेश्चन मैंने पहले से यहाँ लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर जो 17 था ये थोड़ा सा मतलब और क्वेश्चन से कुछ अलग लेवल का था, इसमें डिसकंटिन्यूटी वगैरह चेक करने को नहीं बोला, इसमें पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए एंड बी, दोनों का मान ज्ञात करना है और बी का, कब, पहले से गिवन है कि x बराबर 3 पर जो फलन एफ ऑफ एक्स है ना, फलन सतत है, वो पहले से ही बोला है। तो सतत है तो सीधा सीधा मेरा मतलब साफ है कि इस पूरे फंक्शन का एलएच है, इस पूरे फंक्शन का आरएच है या एफ ऑफ है, ये तीनों क्वांटिटी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो वही हम एक बार चीज देखेंगे, हमें 3 चीजों को निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हम फटाफट या तो एफ ऑफ ए चेक करने और एलएचएल चेक करने, दोनों को इक्वली करने, तो वही बात सही है। एलएचएल निकालने आरएचएल निकालने, इन दोनों को आपस में इक्वली करने, तो भी हमें यहाँ से ए एंड बी का मान निकल ही जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करके देख रहा हूं, है ना। चलिए तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि एलएचएल किसका कैलकुलेट करेंगे, तो x की वैल्यू 3 से छोटी है के लिए ये वाला फलन डिफाइंड है, यानी कि लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव, फलन में लिखेंगे ax प्लस में 1। अब अगले स्टेप में इसी बात को क्या लिखते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां x वहां पे a माइनस एच, तो ये a ठीक है, बट यहाँ x के बदले रखेंगे 3 माइनस में h, यहाँ है प्लस में 1। ऐसे अब h की वैल्यू चाहे तो आप इसमें पुट कर सकते हैं सीधा सीधा, तो h की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा खाली 3 है प्लस में 1। समझ आया ना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं समझदारी की है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ इन छोटे छोटे चीजों की कैलकुलेशन अब धीरे धीरे आपको आ ही गई होंगी। अब देखेंगे बार आरएचएल, तो आरएचएल में इस बात को लिखते हैं कि लिमिट कहाँ है, ये 3, तो x टेंस टू 3 पॉजिटिव, कौन सा फलन उठाएंगे, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी है यहाँ पे, के सामने वाला फलन, यानी कि लिखा है bx प्लस में 3। और जो bx प्लस 3 है ना, इसके अगले स्टेप में क्या लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0, अब फलन में जहां जहां x है वहां पे 3 प्लस h, तो पहले से ऑलरेडी b है यहाँ पे, तो x के बदले रखेंगे 3 प्लस h, ये है प्लस में 3, h की वैल्यू 0 पुट कर लो, करेंगे तो आएगा 3b प्लस में 3, तो ये आंसर आया 3b प्लस में 3।
अब बताओ फलन ये जो 3 पे कंटिन्यूअस है तो सीधा सीधा मतलब होना चाहिए कि तब तो इस फलन में जो LHL है RHL है वो दोनों आपस में इक्वली होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलना चाहे, तो बोलना चाहे कि चूंकि LHL बराबर है RHL के, तो LHL है कितना 3a प्लस में 1, RHL है कितना तो 3ba प्लस में 3। अब इसको इधर लेके आइए, तो ये लिखा है कि 3a माइनस में 3b, या बगल में लिखा है 3 माइनस में 1 जाके यानी कि 2। आप यहां से कॉमन कर लो, तो कॉमन करेंगे अपना 3, तो यहां होगा a माइनस में b, अब बगल में 2, तो 3 जाके डिवाइड करेगा तो a माइनस b इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। लेकिन आपको ये आंसर दिया है तो ठीक, नहीं तो कभी कभी थोड़ा इसको रिलेशन बना के देते हैं, तो रिलेशन में क्या बना के लिखेगा ना कि a इज इक्वल टू ये उधर जाके b प्लस 2 अपॉन 3। तो इसमें से दोनों में से कोई एक आंसर दे सकता है, आप एक बार मैच करा लेना। हमको लग रहा है कि नीचे वाला ही दिया होगा ना कि a इज इक्वल टू b, उधर को जाके हो जाएगा प्लस में, है ना। आप पहले से 2/3 है। ये आपको पूछा था ए और बी का मान, तो ए और बी का मान बदले नहीं निकला, बट यहाँ पे ये निकल के आया कि बीच का रिलेशन। अलग अलग सेपरेट इसका मान नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि 2 वेरिएबल है, अपना एक ही समीकरण है ये। चलिए नोट करेंगे इसको, बढ़िया से नोट करिए इसको। ओके चलिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन क्या क्या देखा था फिलहाल जस्ट कि 17 नंबर का क्वेश्चन हो गया, तो 18 नंबर के क्वेश्चन में एक लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जैसा ही है, इसलिए मैं आप पे उसको छोड़ रहा हूँ, है ना। और क्वेश्चन नंबर 19 जो लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 19 में एक फंक्शन गिवन है जो x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर भी है, विथ ग्राफ से इसको सॉल्व किया जाता है। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे थोड़ी लंबी चौड़ी टाइम लगती है। तो आइए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम इस बार पहले ना ग्राफ देखेंगे किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का। पहले ग्राफ देखेंगे तब इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। हालांकि जो 19 नंबर का क्वेश्चन है बिना ग्राफ देखे ही नहीं हो पाएगा, ठीक। आइए सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि अगर f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है ना, तो ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। हालांकि ये एनसीईआरटी का अपना एग्जांपल भी है, और एनसीईआरटी की जो भी एग्जांपल होते हैं कहीं ना कहीं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाबू। ये कहीं ना कहीं 20 से 25% जो होता है, 20 से 25% जो है कि अपना पेपर में नंबर यहीं से बन जाते हैं। तो एक बार देखेंगे कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है ना, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है और इसका ग्राफ बनता कैसे है, और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है, तीनों बार देखेंगे। चलिए एक बार देखते हैं इसे। तो जहां f ऑफ x है वहां पे आप y लिख सकते हैं। तो चूंकि यही बात लिखा है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, महत्तम पूर्णांक फलन x। थोड़ी देखिए इसको कि जो महत्तम पूर्णांक फलन x है ना, ये थोड़ी सी मतलब इसको मैं लॉजिक वे में लेके चलता हूं जहां से आप समझ पाए। महत्तम पूर्णांक फलन x लिखा है, इसका मतलब ये है ना कि अंदर अगर कोई ये वैल्यू लेके बैठा है ना x, तो उसमें से जो सबसे बड़ा पूर्णांक होता है उसी को बाहर लेते हैं। इंटीजर सबसे बड़ा वाला इंटीजर बाहर लेते हैं। मतलब कि अगर लिखा है अंदर की 5.59 ऐसे, ये लिखा है y इज इक्वल टू, तो अभी तक का इसमें जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना वो 5 है, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 5। तो x बराबर जब हमने पुट करा इसमें अंदर क्या 5.59, तो बाहर निकला 5। चलिए एक एग्जांपल और लेंगे हम कि अगर x इज इक्वल टू मैंने पुट कर दिया 0.75, इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू हो जाएगा 0.75। बाहर क्या निकलेगा, तो बाहर निकलेगा खाली और खाली 0। किसके लिए, y के लिए। बातें कुछ समझ में आई? अगर बातें ये सब समझ में आ रही है ना, तो कहीं ना कहीं इसका ग्राफ खींचना बड़ी आसान है। और जब ग्राफ आप खींच पाओगे ना, तो आप अच्छी तरह से खूब बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ कहाँ फलन ब्रेक कर रहा है। ये भी बात आप हालांकि एक ही ग्राफ में बताएंगे, आपको संदिग्ध नहीं मिलेगा कि इस पे ब्रेक कर रहा है तो अगले वाले स्टेप में ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, ये बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ इतना जरूर आप ढूंढ लेंगे कि जैसे ग्राफ बन गया अच्छा से ना, तो बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे इन सारी चीजों को। आइए इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ग्राफ खींचेंगे। तो x इज इक्वल टू आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर हम 0 से लेके समझ रहे अब 1 तक की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, ऐसे कि मतलब मेरे को ऐसा पुट करना है कि इफ जो x है ना
वो 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। तो 0 से हर एक बड़ी संख्या जो 1 से छोटी है, यानी कि हम लिख सकते हैं 0.25, 0.13, 0.59, 0.99 तक अगर आप कुछ भी इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं उठा के, तो y की वैल्यू सीधा सीधा निकल के आएगी 0। तब यहां से y क्या निकल के आएगा 0। फिर एक बार देखिए यहां से, हमें हालांकि एक पॉइंट से मतलब नहीं है, हमें 2-4 पॉइंट से ही एक ग्राफ को खींचने के लिए। तो यदि हम इसमें x इज इक्वल टू इस बार क्या पुट करें, तो x इज इक्वल टू लिखने के बजाय फिर से जरा हम ऐसे ही लिखते हैं कि अगर हम x की वैल्यू या तो 1 पुट कर दें और नहीं तो 2 से छोटा कुछ भी पुट कर दें। चलिए हम अगर कहें कि 1.11 पुट कर दें, 1.12 पुट कर दें, 1.13 पुट कर दें, ऐसे जाते जाइए 1.99 तक, जो 2 के बिल्कुल नजदीक है के पास भी पहुंचने पे आपका बाहर यहां से क्या निकलेगा, y की वैल्यू 1 निकलेगी। तो सीधा सीधा यहाँ y बराबर 1 होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू सपोज दैट, जो x इज इक्वल टू नहीं बदले, x का मान आप क्या पुट करो कि या तो 2 हो नहीं तो 2 के बराबर हो, लेकिन 3 से छोटा। तो जब 3 से छोटा होगा ना, तो सीधा सीधा बात, या तो इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2.1 पुट करेंगे तो बाहर निकलेगा 2, 2.2 पुट करेंगे तो भी बाहर निकलेगा 2, 2.3 पुट करेंगे तो भी 2 ही बाहर निकलेगा, और 2 पॉइंट यानी कि 9 भी पुट करेंगे तो भी 2 ही बाहर निकलेगा। मतलब सीधा सीधा साफ है यहाँ से कि y इक्वल टू का निकल के आना चाहिए 2। आइए इन्हीं सारी चीजों को देख के ग्राफ बनाएंगे। एक बार 0 लेना है, 1 पे देखना है, 2 पे देखना है ना। x डैश y डैश, तो 1 2 3 4, फिर से वही वैल्यू। चलिए अगर x की वैल्यू आप 0 ले रहे हैं, 0 1 तक ले रहे हैं, माने 1 नहीं ले रहे हैं लेकिन 1 से छोटे तक की वैल्यू को ले रहे हैं आप, तो सीधा सीधा y की वैल्यू 0 आ रही है। देखो y की वैल्यू 0 का मतलब ये है कि y बराबर 0 का ग्राफ क्या होता है, तो स्वयं एक अक्ष होता है। पढ़ेंगे ना आप सरल रेखा में 11th में, तो वही सारी चीजें यहाँ ओरिजिन होता है, मूल बिंदु। तो ठीक ऐसे ही x बराबर यहाँ जो वैल्यू ले रहे हैं 0 से बड़ा ले रहे हैं बट 1 से छोटा ले रहे हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पुट करने पे जो ग्राफ बनेगा ना, वो y बराबर 0 का बनेगा। y बराबर 0 बने तो स्वयं एक अक्ष ही बनेगा। तो यहाँ से लेके ग्राफ को थोड़ा सा एक अक्ष पे ही डार्क में कर देता हूँ, बट 1 के पास 1 शामिल नहीं है, तो इसलिए 1 के ऊपर थोड़ा सा नॉट लगाएंगे ऐसे। ये थोड़ी जो लगाने वाली चीजें हैं, एक बार डार्क का प्लेस, एक बार ऐसे नॉट लगाने का जो चीजें हैं, वो धीरे धीरे पकड़ में आ जाएंगी। एकदम बेहतर कंटिन्यूटी बनाए रखिए। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं और नहीं तो 2 के नजदीक तक लेते हैं, मतलब या तो ये 1 ले लें और नहीं तो 2 तक के वैल्यू को लें बट 2 को ना लें, तो y बराबर खाली 1 आएगा। अब y बराबर 1 का मतलब ये है कि यहाँ पे 0.1 है, तो इसके सामने से ग्राफ इधर को ड्रा होगा। क्यों? क्योंकि हम इधर की वैल्यू x पे ले रहे हैं, तो इसके ठीक सामने ऊपर यहाँ से स्टार्ट होगा, और यहाँ से जब स्टार्ट होगा तो इसको मैं डार्क लूंगा। क्यों? क्योंकि 1 पे 1 तो देगा ही, जब इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए इसको डार्क पुट करेंगे। लेकिन जो शामिल नहीं है वहां पे नॉट लगाएंगे। और कहां तक जाएगा? 2 के नजदीक तक जाएगा, 2 के सामने तक जाएगा, बट यहाँ पे नॉट लगाएंगे ऐसे। कब? जब x की वैल्यू 1 से बड़ा लेते हैं, 2 के नजदीक तक लेते हैं, तो फिर इसको पढ़िए। अगर x की वैल्यू या तो 2 ले लें और नहीं तो 2 से बड़ा लें, 3 तक लें बट 3 शामिल ना हो, तो तब जो y का मान आएगा वो 2 आएगा, y बराबर 2 आएगा। अब y बराबर 2 मेरे को समझ में आता है कि एक्चुअली क्या होता है। क्या होता है? ये पॉइंट है, तो इसके सामने से ठीक ग्राफ ड्रा होगा, लेकिन 2 के ठीक ऊपर से यहां से, तो आंसर में शामिल है 2, क्योंकि जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो मतलब समझ में साफ साफ आ रहा है कुछ कि 2 पुट करेंगे तो 2 आंसर आएगा, बट 2 से बड़ा पुट करते जाइए तो भी 2 ही आ रहा है, मतलब सामने से ग्राफ ऐसे ड्रा होगी, लेकिन 3 तक जाते जाते 3 आंसर में शामिल नहीं होगा। तो इस तरह से ये सारी चीजें, एक मिनट, इस तरह से ये वाली चीजें हैं।
3 तक जाएंगी लेकिन 3 शामिल नहीं है, ऐसे बनेगा ये ग्राफ। तो हमेशा ऐसा ही बनेगा, हर एक पूर्णांक पे ये ग्राफ ब्रेक करेगा, फिर यहाँ 3 से लेके 4 तक के लिए हमेशा 3 के ऊपर से ये ऊपर से बनेगा, ऐसे 4 के पास तक बनेगा। लेकिन ये वाला शामिल है तो इसको डार्क कर देंगे। तो क्या बोलेंगे इसके बारे में बताइए। ये यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हुआ था, फिर टूट गया, टूट के यहाँ से बना, फिर यहाँ तक बनना चाहिए तो सीधा बने चाहे कहीं भी जाए, बट फिर टूट के ऊपर से यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ। फिर यह वाला भी यहाँ से टूटा है, फिर यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है। मतलब साफ है, फिगर को देख के समझिए ये ग्राफ हर जगह ब्रेक कर रहा है, बट कहाँ कहाँ ब्रेक कर रहा है, तो हर एक पूर्णांक पे, हर एक इंटीजर पे जो फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है ना, वो हर जगह टूट रहा है। कहाँ कहाँ टूट रहा है, तो हर एक पूर्णांक पे टूट रहा है। तो कैसे लिखेंगे इसको, यह तो ग्राफ से स्पष्ट है कि एफ ऑफ एक्स बोले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्रत्येक पूर्णांक पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। एक बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर था, मैं फिर से इसके बारे में समझा देता हूं ना। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है ना बाबू, ये जो चीज है कहीं ना कहीं, चलिए इसकी ग्राफ की उपयोगिता बाद में आप समझेंगे। हालांकि ये समझ जाओ कि जो ग्राफ बना है ये कैसे बना है। तो ग्राफ देख के ही आप हर एक चीज के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। वो क्वेश्चन में बस यही पूछा है कि चूंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स की सांतत्य की जांच कीजिए। तो आपने खूब बेहतर तरीकों से जांच करा है, इससे बेहतर जांच क्या हो सकती है। आपने चेक कर लिया, खूब बढ़िया से ग्राफ बनाया, ग्राफ बना के आप स्पष्ट रूप से सारी चीजें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं और क्या बता रहे हैं, ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं हर एक पूर्णांक पे टूट रही हैं। अब इसकी एग्जाम्पल और ये कहाँ एज्यूम होता है, हालांकि ये चीजें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कहीं पैदान के रूप में सीढ़ी की तरह दिख रही है ना, तो इनकी उपयोगिता हो सके वहां होती होंगी, लेकिन ग्राफ वाली चीजें हैं तो ऐसे ग्राफ से ही इसको सॉल्व करना था, हमें सॉल्व करके बताया। फिर साथ ही साथ इसको सी वगैरह मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सी मान के सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आप में है, जिस क्वेश्चन को मैं बोल रहा था ना कि जो 19 नंबर का क्वेश्चन है, मैं इतना अगर आप जान गए हैं ना तो 19 नंबर के क्वेश्चन को थोड़ी सी मेरे हिंट से बना लेंगे। चलिए आज ना हम यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर वही क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जहां से छूटा है ना। ओके।